चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने कभी किसी मटकी को किसी इंसान के सिर के ऊपर चलते देखा है? शायद आपने नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है। जब एक मटकी मेरे सिर के ऊपर चलने लगी, आखिर ये मटकी क्यों मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही थी और क्या हुआ मेरे साथ उस रात, ये जानकर आपको मटकी के नाम से ही डर लगने लग जाएगा। ये घटना है साल 2000 की, जब मैं अपने बुआ के घर पहली बार जा रहा था। रात के तकरीबन 11 बजे मैं कौसाम्बी के एक छोटे से स्टेशन आना स्टेशन पर उतरा। चूंकि एक दूर दराज का इलाका था, इसलिए यहाँ गहरी खामोशी थी। स्टेशन पर कुछ लोग तो थे, पर उनमें से ज़्यादातर सो रहे थे। फिर जब मैं प्लेटफार्म 2 से प्लेटफार्म 1 की तरफ जाने के लिए ओवर ब्रिज की तरफ बढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है। मैंने अपने आसपास देखा, पर कोई भी नहीं दिखा। फिर जब मैंने अपने कदम ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर रखे, तो फिर एक बार वही आवाज़ सुनाई पड़ी। इस बार मुझे ऐसा लगा कि कोई ओवर ब्रिज के सीढ़ियों के पल्ली तरफ से आवाज़ दे रहा है। फिर जब मैंने सीढ़ियों के नीचे देखा, तो मैंने पाया कि एक लड़की सीढ़ियों के नीचे बैठी है, जो वो कह रही थी, ए रोक, मेरी बात सुन। ये बोले जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे को ही रोकने के लिए कह रही है, पर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि वो लड़की अपने आप से ही बातें करे जा रही है। जबकि मैं उस लड़की के सामने खड़ा था, इसके बावजूद वो लड़की मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी। और जब मैंने उसे 1-2 बार आवाज़ भी दी, तो उस लड़की ने मेरी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए मैंने वहाँ से जाना ही ठीक समझा। फिर मैं उस ओवरब्रिज से होते हुए प्लेटफार्म 1 पर पहुंचा, तो मुझे फिर से उसी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो अब मेरे पीछे से आ रही थी। और जब मैंने पीछे पलटकर देखा, तो सच में वो ही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, पर अभी भी वो मुझे नहीं देख रही थी। उसे देखकर ये तो साफ था कि वो किसी से बात कर रही है, पर जिसे वो लगातार रोकने के लिए कह रही थी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की को अपने पीछे देखकर मुझे थोड़ी घबराहट तो हुई, पर मैं चुपचाप से स्टेशन की एग्जिट गेट की तरफ चल पड़ा। अभी मैं स्टेशन के गेट के पास ही पहुंचा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन पर फूफा जी थे। जब फूफा जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि रास्ते में उनकी बाइक पंचर हो गई है, जिस वजह से स्टेशन पहुंचने में अब थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो उन्होंने मुझे स्टेशन पर ही रुकने को कहा, जब तक वो नहीं आ जाते। लिहाजा मैं वहीं स्टेशन के बेंच पर बैठ गया और फूफा के आने का वेट करने लगा। वहीं मेरा एक ध्यान उस लड़की पर भी लगा हुआ था, जो अभी भी उस ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर खड़ी हुई वही 2 लाइन बार बार दोहराई जा रही थी, ए रुको, मेरी बात सुनो। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, पर वो लड़की अपनी जगह से जरा से भी ना तो हिले और ना ही एक पल के लिए वो चुप हुई। इसी बीच एक दूसरी ट्रेन प्लेटफार्म 1 पर आकर लगी, जिसमें से कुछ यात्री भी उतरे, जिस वजह से कुछ देर के लिए स्टेशन पर थोड़ी चहल पहल रही। फिर कुछ देर के बाद पहले जैसे ही खामोशी पसर गई। फिर जब मैंने उस ओवरब्रिज की सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां वो लड़की खड़ी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने पाया कि अब वो लड़की वहां से जा चुकी है। मैंने प्लेटफार्म 2 की तरफ भी अपनी निगाहें दौड़ाई, पर वो लड़की प्लेटफार्म 2 पर भी नहीं थी। अभी मेरी नज़रें प्लेटफार्म 2 पर ही बनी हुई थी कि तभी फिर से मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। इस बार भी फ़ोन फूफा जी का ही था। फिर जब उनसे बात हुई, तो पता चला कि उनकी बाइक अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। उन्हें स्टेशन पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा। फूफा जी से बात करने के बाद मैंने अभी फ़ोन रखा ही था कि इसी बीच मेरी नज़र प्लेटफार्म 2 पर एक आदमी पर पड़ी, जो हाथ में एक मटकी लिए स्टेशन से बाहर जा रहा था। उसके उस मटकी से धुआं भी निकल रहा था, मतलब कि आदमी ने उस मटकी में आग जलाई हुई थी। पर वैसे ही गर्मी बहुत थी, फिर मटकी में आग जलाने का क्या मतलब था। फिर जब मैंने उस आदमी पर गौर किया, तो मैंने पाया कि वो किसी तरह का मंत्र उच्चारण करते हुए आगे चले जा रहा है। अभी मैं उस आदमी को ही देख रहा था कि तभी वो ही लड़की उस आदमी के पीछे पीछे आती हुई नजर आई। वो लड़की अभी भी वैसे ही बड़बड़ाई जा रही थी, ए रोक, मेरी बात सुन। पर वो आदमी उस लड़की की बातों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़े जा रहा था। वहीं वो लड़की भी उस आदमी के पीछे ही पड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उस आदमी को सच में ही रुकने को बोल रही हो। अभी वो लड़की लगातार बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वो मटकी वाला आदमी उस लड़की से तंग आकर एकदम से रुक गया। उस आदमी के रुकते ही वो लड़की भी एकदम से रुक गई। अभी मैं एक तक उन दोनों को ही देख रहा था, और तभी वो हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल जैसे वो लड़की रुकी, वैसे उस आदमी के हाथ से
वो मटकी अपने आप ही हवा में तैरने लगी और फिर जब वो लड़की उस हवा में तैरती मटकी को देखकर चीखती हुई वहां से भागी तो वैसे ही वो मटकी भी उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ी और वो आदमी किसी मूर्ति की तरह वैसे ही वहां पर खड़ा रहा। पता नहीं ये देखकर उस वक्त मेरे दिमाग को क्या सूझा, मैं फौरन ही पटरियों से होता हुआ प्लेटफार्म 2 पर भागकर पहुंचा और जब मैंने उस ओर देखा जिधर वो लड़की भागी थी तो मुझे वो लड़की दिखाई नहीं दी, पर वो उड़ती हुई मटकी जरूर दिखाई दी जिसमें से अब आग की लपटें उठ रही थी। मैंने भी आओ देखा ना ताओ सरपट उस मटकी की तरफ दौड़ गया। अभी मैं उस मटकी की तरफ दौड़ ही रहा था कि तभी वो उड़ती हुई मटकी नीचे गिर पड़ी। मटकी के नीचे गिरते ही एक चीख सुनाई पड़ी। शायद वो चीख उसी लड़की की थी जो उस मटकी से डरकर भाग रही थी। पर जब मैं वहां पर पहुंचा जहां मटकी गिरी थी तो मैंने पाया कि वहां सिर्फ मटकी के टुकड़े फैले हुए हैं, साथ ही काली राख फैली हुई थी, पर वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अभी प्लेटफार्म 2 पर उसी लड़की को मैं ढूंढ रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बज उठी। फोन उठाते ही फूफा ने कहा, अरे तुम कहाँ पर हो बेटा? मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूँ। फूफा के इतना कहते ही मैं भी चुपचाप पटरियां क्रॉस करके प्लेटफार्म 1 पर पहुंचा जहां फूफा जी स्टेशन के एग्जिट गेट पर खड़े मेरा वेट कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद मैं फूफा के साथ बाइक पर बैठा और घर के लिए निकल गया। घर आते वक्त रास्ते में मैंने स्टेशन वाली घटना का जिक्र फूफा जी से किया, जिस पर फूफा जी बोले, ये सब चीज़ें हमारी सोच से बाहर की चीज़ें हैं, इन सब के चक्करों में गलती से भी नहीं पड़ना चाहिए। आइंदा से ऐसा कुछ भी दिखे तो चुपचाप वहाँ से निकल जाना, और हाँ, आज की तरह उसके पीछे कभी मत जाना। फूफा जी की सीख मैंने गांठ मार के अपने भेजे में उतार ली। फिर जब हम घर पहुंचे तो बुआ मेरे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर हालचाल लेने के बाद खाना पीना हुआ। खाना पीना करने के बाद जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तब बुआ ने कहा, बेटा चल बाबूजी से मिल ले, वो कब से तेरी आस लगा कर बैठे हैं। बाबूजी बुआ जी के ददिया ससुर थे जिनकी उम्र 115 साल की थी और वो अभी भी तंदुरुस्त थे। बुआ जी के कहते ही मैं बुआ जी के साथ बाबूजी के पास गया जो दल्लान में लेटे हुए थे। मैंने अभी बाबूजी को प्रणाम ही किया था कि तभी बाबूजी जोर से बोले, तेरे को कुचाली लांग गई है। बाबूजी के इतना कहते ही बुआ जी का खिला हुआ चेहरा एकदम से परेशानियों के सैलाब में डूब गया। वहीं मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि आखिर बाबूजी किसकी बात कर रहे थे। इससे पहले मैं बुआ से उनके उदास होने की वजह पूछता कि तभी दादाजी ने दल्लान की बत्ती बुझा दी और मेरी तरफ टॉर्च जलाते हुए बोले, अपने पीछे देख। और जब मैंने अपने पीछे देखा तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। और जब मैंने कहा, बाबूजी आप क्या देखने को कह रहे हैं, मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं है, जिस पर बाबूजी ने जो कहा वो देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दरअसल जब बाबूजी ने कहा, तेरी परछाई कहाँ है, फिर जब मैंने अपनी परछाई की तरफ गौर किया तो वहां उस टॉर्च की रोशनी से बाकी सबकी परछाई तो बन रही थी पर मेरी परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी, जो कि बड़ी हैरानी वाली बात थी। मतलब कि रोशनी मेरे आर पार हो रही थी। इस हिसाब से तो मुझे किसी को नजर नहीं आना चाहिए था, पर मैं तो सबको दिखाई दे रहा था। फिर जब बाबूजी ने सवाल करते हुए पूछा, बेटा तुमने कोई उड़ती हुई मटकी को देख लिया था क्या? जिस पर मैंने हाँ बोलते हुए स्टेशन पर घटी सारी घटना बाबूजी को बता दी। मेरी बात सुनने के बाद बाबूजी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर बाबूजी ने बुआ से आलोक को तुरंत ही बुलाने को कहा और मुझसे कहा, बेटा अभी रात के पहले पहर होते ही तुम्हें तुम्हारे पीछे कोई बैठा हुआ नजर आएगा। तुम्हें मुझे ये बताना है कि वो जो तुम्हारे पीछे है वो कौन है, मतलब कि क्या वो कोई औरत है या आदमी या फिर कोई बच्चा। अब तक वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया था और मैं अभी तक कुछ भी ठीक से समझ ही नहीं पाया था। अभी रात के पहले पहर के शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त बचा हुआ था और जैसे ही रात का पहला पहर शुरू हुआ कि मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। और जब मैंने अपने पीछे पलटकर देखा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। अपने पीछे किसी को बैठा देख मैं जोर से चीखते हुए बोला, बाबूजी मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। जिस पर बाबूजी बोले, बेटा ऐसे डरो नहीं, मुझे ये बताओ कि वो है कौन। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो उसके लंबे बालों से मुझे लगा कि वो एक औरत है, पर मुझे उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो अपना चेहरा नीचे किए हुए बैठी थी और उसके लंबे बाल जमीन तक लटके हुए थे। और ये बात जब मैंने बाबूजी को बताई तो उन्होंने कहा, किसी तरह उसका चेहरा देखने की कोशिश करो या फिर उसके हाथों में कितनी उंगलियां हैं ये देखकर बताओ। उस वक्त भले ही बाबूजी मेरे साथ थे पर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि सिर्फ मुझे ही वो लंबे बालों वाला दिखाई दे रहा था जो लगातार कराहे जा रहा था। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसका चेहरा कैसे देखूं, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ भी उसके लंबे बालों के पीछे ढके हुए थे।
ऐसे में उसके हाथों की उंगलियां गिनने से आसान, उसका चेहरा देखना ज़्यादा आसान होता मेरे लिए। इसी बीच बुआ उस आदमी के साथ वापस आ गई जिसे बुआ बुलाने गई थी। और जब उस आदमी पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। मैं अभी उस आदमी की तरफ देख ही रहा था कि तभी वो आदमी मेरे को देखते बोला, तुम ही हो ना जो स्टेशन पर उस पगली लड़की के पीछे भागे थे? उस आदमी के इतना कहते ही मुझे याद आ गया कि ये तो वही आदमी है जो स्टेशन पर वो मटकी लेकर जा रहा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि बाबूजी हाथ जोड़ते हुए उस आदमी से बोले, हुजूर इस नादान से गलती हो गई है और कुचालीस को लांग गई है, अब आप ही कुछ करो। बाबूजी के इतना कहते ही वो आदमी मेरे से बोला, तुम्हें कौन नजर आ रहा है? जिस पर मैंने उस लंबे बाल वाले के बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर वो आदमी कुछ सोच में पड़ गया और कुछ सोचने के बाद वो आदमी बोला, अभी थोड़ी हिम्मत और सूझबूझ की जरूरत है, तुम जरा भी डरना नहीं, क्योंकि डर के हावी होते ही तुम सबसे पहले समझने की ताकत खो दोगे और ऐसा हुआ तो हम तुम्हें चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे। फिर ये बोलने के बाद उस आदमी ने बाबूजी से दलानी के चारों तरफ कोयला जलाने को कहा। उस आदमी के कहते ही बाबूजी ने थोड़ी ही देर में दलानी के चारों तरफ कोयले बिछाकर आग जला दी। कोयले के आग पकड़ते ही उस आदमी ने कहा, जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू होगा वैसे ही तुम्हारे पीछे जो बैठा है वो उठकर तुमसे दूर जाने लगेगा और जैसे ही वो इस घेरे को पार करेगा वैसे ही तुम्हें उसके पीछे जाना है और ये देखना है कि उसके कदमों के निशान किस रंग के हैं और वो किस ओर जा रहा है। उस आदमी के सारे निर्देश सुनने के बाद अब इंतजार था रात के दूसरे पहर शुरू होने का। और जब रात का दूसरा पहर शुरू हुआ तो तब तक वो जलते हुए कोयले अब दहकते हुए अंगारे बन चुके थे। और जैसे वो लंबे बालों वाला वहां से उठकर उस दहकते हुए कोयले के अंगारों से गुजरा, मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। और जब मैंने उस दहकते हुए अंगारों को लांघते हुए उस लंबे बालों वाले के कदमों के निशान की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो नीले रंग के हैं। मैंने तुरंत ही उस आदमी को ये बात बता दी और फिर जब उसने दक्षिण दिशा का रुख किया तो मैंने ये बात भी उस आदमी को बता दी। ये बात जानते ही उस आदमी ने सबसे पहले बाकी लोगों को तुरंत ही अपने घर में जाने को कहा और फिर मुझे आवाज़ देते हुए बोला, बेटा तुम उसके पीछे पीछे चलते रहो, मैं अभी आता हूँ। उस आदमी के कहे अनुसार मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और जब मैं उस लंबे बालों वाले के पीछे चलते चलते गांव से बाहर बहियार पहुंच गया जहां दूर तक शाह अंधेरा और सूनेपन के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के आलोक जी को ही देख रहा था पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी बीच वो लंबे बालों वाला चलते चलते बिजकुट चौराहे पर आकर एकदम से रुक गया। उसके अचानक ही रुक जाने के कारण मैं थोड़ा और घबरा गया। ऊपर से अभी तक आलोक जी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और जिस वजह से मेरी और हिम्मत टूटती जा रही थी। और जब उस लंबे बालों वाले ने मुझे पीछे पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरी चीख निकल गई। मैं इतना ज्यादा खौफजदा हो गया कि मैं उल्टे पैर वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं चीखते चिल्लाते हुए भाग ही रहा था कि तभी बीच रास्ते में आलोक जी टकरा गए। पर मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैं किससे टकराया हूँ। मैं तो सिर्फ उस खौफनाक दो चेहरे वाले से बस दूर और दूर चला जाना चाहता था। पर जब आलोक जी ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, यह भयभीत होकर भागने का वक्त नहीं है, अभी डट के सामना करने का वक्त है। फिर जब आलोक जी ने मेरे को सिंदूर लगा के कैंची थमाते हुए बोला, ये लो ये कैंची, तुम्हें इस कैंची से उसके बाल काट के सीधे शमशान की तरफ भागना है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और फिर आगे क्या क्या करना है ये बता दूंगा। और हाँ याद रखना कि वो दो मुंह वाला शैतान तुम्हारे पीछे ना आए। ये सब बताने के बाद आलोक जी शमशान वाले रास्ते की तरफ मुड़ गए और मैं वापस से चौराहे की तरफ चल पड़ा। और जब मैं चौराहे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो शैतान अब चौराहे के बीचों बीच बैठा झूमे जा रहा था। अब मुझे बस चुपके से उसके बाल काटकर शमशान की तरफ भागना था, पर मेरे हाथ पैर पहले से ही थरथराए जा रहे थे। और जब मैंने उस शैतान के बाल पकड़े वैसे ही वो बाल मेरे हाथों से लिपटने लगे, मानो उन बालों में जान हो। मैंने तुरंत ही कैंची से बालों को काटा और सरपट शमशान की तरफ भागने लगा। पर बुरी बात तो ये थी कि अब वो शैतान भी मेरे पीछे लग गया था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं वक्त रहते शमशान तक पहुंच जाऊंगा। पर जब गांव के उस रास्ते पर पहुंचा जहां काली मां का मंदिर है तो मैंने पाया कि अब वो शैतान दूर ही रुक गया है। मैं फौरन ही अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए शमशान जा पहुंचा जहां आलोक जी अपने कहे अनुसार खड़े थे और उस वक्त शमशान में दो चिताएं जल रही थी। आलोक जी ने मुझे देखते ही कहा, बेटा तुम इन दोनों जलती चिताओं को लांघते हुए निकल जाओ, इससे पहले कि वो शैतान तुम्हें पकड़ ले। फिर मैं फौरन ही उन दोनों चिताओं को लांघ गया, पर मैं आग में बुरी तरह से झुलस गया था, जिसके चलते मैं कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहा
और जब मैं बाहर आया तो आलोक जी से मिला और उनका उस रोज के लिए धन्यवाद किया। और जब मैंने ये पूछा कि आखिर वो क्या बला थी तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, पर इतना कहा कि कभी भी कहीं भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे तो उससे दूर ही रहना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।